सो हाय एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी। आज बात करने वाले हैं हिंदी की लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी के बारे में। देखो, अभी तुम्हारा हुआ एसएसटी का एग्जाम यानी सोशल साइंस का एग्जाम। कुछ बच्चों का अच्छा गया, कुछ बच्चों का थोड़ा खराब जरूर गया है, बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब तुम्हारे सामने है हिंदी का एग्जाम। तो मार्क्स एसएसटी में क्या आ रहे हैं उसको भूल जाओ, क्योंकि समय बहुत कम है। देखो, यहाँ पर तुम्हारे पास ज्यादा गैप नहीं है कि तुम बहुत सारी चीजें पढ़ पाओ। तुम्हें कम समय में सारी चीजें पढ़नी है और सही तरीके से पढ़नी है, और इसके साथ साथ तुम्हें पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी भी पता होनी चाहिए। तो सारा का सारा जो फ्लो है ना, वो मैं तुम्हें इस वीडियो के अंदर एक एक करके बताने वाला हूं। टाइम कम है। अगर तुम्हें अब भी लग रहा है कि तुम हिंदी को इग्नोर कर दोगे, जैसे कि तुम पूरे साल भर करते आ रहे हो, तो बेटा हिंदी फिर तुम्हें रिजल्ट के दिन इग्नोर करेगी। ये बात याद रखना। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो कि पढ़ते तो हैं बट हिंदी को छोड़ देते हैं, और रिजल्ट में ना हिंदी भी काउंट होने वाली है। अब जब हिंदी काउंट होगी तो मार्क्स हिंदी के अंदर बहुत कम रह जाते हैं। आई होप ये गलती तुम नहीं करोगे। जितना भी समय अभी बचा है उसके अंदर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके डिटेल में हिंदी पढ़ लोगे। सब कुछ बताऊंगा, कैसे पढ़ना है, अटेम्प्ट कैसे करना है, पहले किस चीज को अटेम्प्ट करना है, सब कुछ बता दूंगा, फ्लो बता दूंगा। बस ध्यान से सुनते चलो। अगले के 10 से 15 मिनट के अंदर तुम्हारी हिंदी को मैं सॉर्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। सुनो, सबसे पहले बात करते हैं हिंदी के अंदर 4 चीजें हैं, सबको पता है। जैसे इंग्लिश के अंदर होता है, हिंदी के अंदर भी 4 चीजें हैं। जैसे पैसेज है ना, उसकी क्या है मार्किंग 14 मार्किंग। उसके अलावा ग्रामर। अब ये जो ग्रामर है ना, ये हिंदी ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर नहीं है। इंग्लिश ग्रामर तो बड़ी आसान सी होती थी, ये हिंदी ग्रामर है बेटा। इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, और ये 16 मार्क्स की है। उसके अलावा राइटिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए होने वाला है राइटिंग, क्योंकि ये 20 नंबर का है। अब तुम बोलोगे भैया लिटरेचर तो 30 का है। लिटरेचर जो है ना, उसके अंदर सबके नंबर आ जाते हैं। हिंदी के अंदर नंबर कहां कटेंगे अभी बता रहा हूं। सबसे पहला कटेगा राइटिंग के अंदर, दूसरा कटेगा ग्रामर के अंदर। है भैया, हमें तो लगता था अपठित गद्यांश के अंदर नंबर कटेंगे। नहीं, अपठित गद्यांश सिंपल आता है पेपर के अंदर, बोर्ड एग्जाम के अंदर। मतलब थोड़ा सा तो टफ आएगा ही, बट ऐसा नहीं आएगा कि बहुत खतरनाक हो जाएगा, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसा बहुत कम होता है। मेनली देखा गया है कि ये आसान होता है। राइटिंग सेक्शन जो है, स्कोरिंग तो होता है, बट बच्चे ना गलती करते हैं, फॉर्मेट के अंदर गलती करते हैं। सारी गलतियां बता भी दूंगा। और ये ग्रामर, इस पे फोकस लगाना पड़ेगा। अब भैया ये बताओ कैसे पढ़ना है, एक स्ट्रैटेजी बता दो एक एक करके। चलो यार फटाफट से आते हैं, स्ट्रैटेजी देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पैसेज यानी अपठित गद्यांश के बारे में। देखो, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट है, यहां पर लिखा भी हुआ है। अब क्या भैया बहुत टफ आएंगे? बहुत कम पेपर्स के अंदर टफ आ रहे होंगे, लेवल नॉर्मल रहेगा। इंग्लिश जैसा नहीं होगा, इंग्लिश के अंदर तो बहुत टफ आ जाते हैं पैसेज, यहां पर उतने टफ आपको देखने को नहीं मिलने वाले। अब इनके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बच्चे ना एमसीक्यू क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाते अपठित गद्यांश के अंदर, और वो गलतियां करके आते हैं। अब भैया हम कैसे पढ़ें, क्या तरीका है? इसका एक सिंपल सा तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना समय बचता है, कम से कम नहीं तो 10 अपठित गद्यांश प्रैक्टिस कर लो। भैया 10 कैसे हो पाएगा? करना पड़ेगा। 10 कर लो यार। टाइमर लगा के करना, टाइमर लगा लेना, क्योंकि एग्जाम के अंदर टाइम कम रह जाता है। तो सबसे पहली चीज है कि आपको अपठित गद्यांश को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है 10 मिनिमम। अब यहां पर देखो एक चीज लिखी है, हर दिन 2 से 3 पैसेज। अब इस 2 से 3 को काट दो और यहां पर लिख दो भाई हर दिन 4 से 5 पैसेज। आज से बोल रहा हूं, अभी से करना इतने स्टार्ट कर दो, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस तो तुम्हें करनी पड़ेगी अगर तुमने पूरे साल भर एक भी प्रैक्टिस नहीं करी है तो। ठीक है, सैंपल पेपर से आप करना स्टार्ट कर दो। उसके अलावा यहां पर ध्यान से देखना, क्या पहले पूरा पैसेज पढ़ें फिर सवाल का जवाब दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम गलती क्या कर रहे हैं ना, हम ये सोचते हैं कि हम ना पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे फिर पैसेज को पढ़ने की कोशिश करेंगे। स्ट्रैटेजी काम नहीं कर पाती यार, स्ट्रैटेजी काम नहीं कर पाती। आप पहले एक बार पूरा का पूरा पढ़ लो, समझ लो, ज्यादा समय नहीं जाएगा, और उसके बाद जाकर आप क्या करना, आंसर दे देना। तो ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल है, शायद तुम्हारे लिए भी होगी। अगली चीज, एमसीओ में जल्दबाजी की गलतियां होती हैं, ध्यान से करना। मैं फिर बोल रहा हूं, एमसीक्यू में बच्चे यहां पर गलत करके आते हैं, एकदम लल्लू आता है, लल्लू आसान है ना, बट गलतियां कहां होंगी? गलतियां होंगी एमसीक्यू के अंदर। तो तुम ये गलती मत करना, एमसीक्यू को ध्यान से देखना, उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करना। भैया पेपर किस अटेम्प्ट में ऑर्डर करना है वो भी बताऊंगा, रुक जाओ। सबसे पहले एक एक करके स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, उसमें समझ आ गया प्रैक्टिस के बिना कोई और सोल्यूशन नहीं है। बात करते हैं दूसरी आपके राइटिंग सेक्शन की, जो कि मैं आपको आज बता रहा हूं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिटरेचर में सबके नंबर आते हैं, जो यहां पर नंबर लाता है वो हिंदी के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करके आता है। ठीक है, सबसे पहली चीज देखते हैं, इसके अंदर आपकी 4 चीजें हैं। क्या क्या? सबसे पहले आपका विज्ञापन लेखन या फिर अथवा संदेश लेखन। भैया क्या सेलेक्ट करें? सेलेक्ट आपको करना है आपका विज्ञापन लेखन। इस बात को आप याद रखो। क्यों भैया विज्ञापन लेखन? क्यों? क्योंकि इजी होता है, इजी होता है। मैं बच्चों के फीडबैक के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, जो कि इतने साल से इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो विज्ञापन लेखन में नंबर आराम से मिलते हैं, नंबर नहीं कटते, बट यहां पर नंबर कटते हैं।
तो आप इसका फॉर्मेट आराम से याद करना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके अलावा अगर हम बात करें इन दो चॉइसेस के अंदर, तो उसमें भी मेरा ये सजेशन है ईमेल। क्यों? ये सब आपका भी सजेशन होगा, क्योंकि ईमेल जो होता है बहुत सिंपल होता है, बहुत सरल होता है, आराम से अपन कर सकते हैं, है ना। उसके अलावा आपको अनुच्छेद तो करना ही है, यहां पर कोई चॉइस नहीं है, और आपका बच जाता है पत्र लेखन। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भैया? सबसे इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद लेखन। ये सबसे इजी भी है और सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। अब भैया इन सबके लिए ट्रिक्स क्या है? कोई ट्रिक्स है क्या? पहला पॉइंट, इनका फॉर्मेट। फॉर्मेट भूल गए, नंबर खत्म है भैया। फॉर्मेट इतना जरूरी है। देख, अगर तुझे कुछ भी नहीं आता ना, अगर तू सही फॉर्मेट भी लिख के आता है, 1 नंबर फॉर्मेट का होता है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये सीबीएसई बोर्ड बोल रही है, 1 नंबर फॉर्मेट का होता है। तो फॉर्मेट सही लिखना भी बहुत जरूरी है, स्पेशली ईमेल के अंदर। यहां फॉर्मेट बच्चे गलती करते हैं, पत्र के अंदर यहां बच्चे गलती करते हैं, तो फॉर्मेट लिखना इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा दूसरी चीज यहां पर देखो, ये जो अनुच्छेद है ना, सबसे इंपॉर्टेंट, इसका एक सोल्यूशन देता हूं, इसकी ट्रिक देता हूं। क्या करो, जो भी टॉपिक पे तुम्हें अनुच्छेद लिखना है ना, तो तुम रफ पेज पे जाओ, जो आपका आंसर शीट का आखिरी पन्ना होता है, उस पर रफ हेडिंग डालो, और उसके अंदर ना दिमाग के अंदर पॉइंटर्स बना लो कि यार मैं क्या क्या पॉइंटर्स लिखने वाला हूं अनुच्छेद के अंदर, क्या क्या आप लिखने वाले हो। फ्लो बना लो एक पूरा का पूरा, जैसे हम इंग्लिश में क्या करते हैं वैसे हिंदी में बना लो। अच्छा, सबसे पहले मैं ये इससे क्या होगा? इससे ना आपका वो जो काटा पीटी होती है ना, जो आप कट करते रहते हो, उससे बच जाओगे, टाइम में बचेगा। क्या भैया हिंदी का पेपर इतना लेंदी आएगा? नहीं, मेरे लिए नहीं आता। अगर तुम्हें हिंदी लिखने में दिक्कत होती है, तुम धीरे धीरे हिंदी लिखते हो, तुम्हारे लिए पेपर लेंदी रहने वाला है। बट अगर तुम हिंदी सही स्पीड पे लिख लेते हो, पेपर इजी रहेगा, लेंदी ज्यादा नहीं आता। इंपॉर्टेंट यह है कि आप सारे पॉइंट जहां पर कहां लिख लो, रफ में एक बार लिख लो, ताकि आपके दिमाग को पता चल जाए आप क्या क्या लिखने वाले हो, फिर आप इजीली लिख पाओ। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंटर जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। पहला है स्पेलिंग मिस्टेक में गलती मत करना। क्या भैया राइटिंग वाले सेक्शन में स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो नंबर कटेंगे क्या? देखो, रियलिटी यह है, नंबर कटते हैं, बट क्या भैया बहुत सारे नंबर कटते हैं? नहीं। अगर आप बहुत सारी गलतियां कर देते हो ना, मतलब आपने एक पूरे पत्र के अंदर ही 5-6 गलतियां कर दी, 5-6 मात्राएं गलत लगा दी हैं, तो टीचर आपके आधे से 1 नंबर बिल्कुल काटेगा। बट अगर थोड़ी बहुत है, फिकर नॉट, काम चल जाएगा। अगला क्या है? फॉर्मेट के 1 नंबर बता चुका हूं। ज्यादा कट्स मत लगाना, राइटिंग सेक्शन एकदम स्मूथ दिखना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए। अगर तुमने सुंदर बना दिया ना, अंदर की इंफॉर्मेशन से उतना फर्क नहीं पड़ता। सुंदर दिखना चाहिए, अंदर की इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी, काम बन जाएगा, मार्क्स उतने नहीं कटेंगे। ठीक है, ये हो गई आपकी किसकी? राइटिंग सेक्शन की बात। अब बात करते हैं लिटरेचर। लिटरेचर जो होता है सबसे ज्यादा मार्क्स का आ रहा होता है, बट ये सबसे इजी होता है यार। क्यों? क्योंकि तुम वही लिटरेचर की किताबें स्कूल के अंदर पढ़ते आ रहे हो, पूरा साल तुम्हें निकल गया, थोड़ा बहुत तो तुम्हें पता होता है ना, कहानियां वगैरह सब पता होती हैं। अगर नहीं पता है तो अभी भी तुम्हें पता है कि लाली मैम जो है वो मैराथन्स प्लान करेंगी, तो तुम उनकी देख लेना, लिटरेचर तुम्हारी वहां से एकदम शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहां पर 2 कोर्सेज हैं, एक आपका हिंदी ए है, एक आपका हिंदी बी है ना, अलग अलग किताबें हैं दोनों के अंदर। बट एक चीज क्या तुमने नोट करी है, तुम्हारे टीचर ने भी ये बताया होगा कि जैसे अपना ये कोर्स ए है ना, तो इसमें एक बुक है क्षितिज, जिससे कि हमेशा शॉर्ट आंसर्स पूछे जाते हैं, नोट करिए, और दूसरी किताब है कृतिका, जिससे हमेशा लॉन्ग आंसर पूछे जाते हैं। सिमिलरली आपका कोर्स बी में सेम ही चीज है कि यहां पर जो स्पर्श है उससे शॉर्ट आते हैं, और संचयन से क्या आते हैं? आपके लॉन्ग आते हैं, है ना। तो यानी जब आपको पता है कि इन बुक्स से शॉर्ट आने, इनसे लॉन्ग आने, तो उस अकॉर्डिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो ना, उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो ना, यानी इस किताब से लॉन्ग करो, इससे शॉर्ट करो। अब आप इन किताबों से बैठ के शॉर्ट आंसर प्रैक्टिस कर रहे हो, उसका क्या फायदा? पैटर्न देखो ना, तो ये एनालिसिस आपको करना पड़ता है। अब ये क्या स्ट्रैटेजी है लिटरेचर के अंदर? बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले तुम्हें समरी पढ़ लेनी है। मैं बोलूंगा अगर तुम लेक्चर देखना चाहते हो, पहले जाओ एक बार लेक्चर वगैरह देख लो, ताकि तुम्हें स्टोरी समझ आ जाए फटाफट से, ज्यादा समय नहीं लगाना। उसके बाद तुम एक बार समरी पढ़ सकते हो, है ना। अब वो समय नहीं है कि तुम किताब पूरी रीड करोगे, अगर वो करते रह जाओगे तो नहीं हो पाएगा। तो तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले यार समरी उठाओ और समरी पढ़ना स्टार्ट करो। उसके बाद तुम पीवाईक्यू जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोड़ दिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हिंदी के अंदर ना पीवाईक्यू सिमिलर आते हैं, यानी हर साल पेपर सेम ही आ रहा है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। हाँ, थोड़ी बहुत जो वर्डिंग्स होती है उनको बदला जाता है, जैसे इंग्लिश के अंदर भी सेम ही आता है, बट वर्ड्स को बदला जाता है लिटरेचर के अंदर, तो वहां पर भी थोड़े बहुत वर्ड्स तुम्हारे बदलेंगे, उससे तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, हिंदी लिटरेचर तुम्हारी बहुत इजीली सॉर्ट हो जाएगी। मैं बोल रहा हूं आसान पेपर आता है लिटरेचर की साइड से, कोई टफनेस तुम्हें नहीं दिखने वाली। अगली चीज, सेम बुक वाले आंसर्स लिखना बंद कर दो। वो जो बुकिश लैंग्वेज है ना, एकदम तुम सेम उठाकर कर रहे हो, उसको थोड़ा कम कर दो यार। इस समय पर ना एग्जामिनर जब देखते हैं ना कि बच्चा एकदम सेम ही बुक की आंसर को लिखकर आ गया, तो वो समझते हैं यार ये तो रट के आया है, और वहां पर थोड़े बहुत नंबर मतलब उनको अच्छा नहीं लगता। तो मैं आपको इनसाइडर बता रहा हूं कि थोड़ा वो बुकिश वाली एग्जैक्ट लाइन लिखना भी बंद कर दो। अगली चीज क्या है? शुरुआत अच्छी करना। लिटरेचर के जितने भी आंसर हैं, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, शुरुआत हमेशा अच्छी रखनी है। और कुछ शब्द याद रखो,
जैसे इंग्लिश में मैंने बताया था कुछ कीवर्ड याद करने को, याद है? हिंदी में भी कीवर्ड होते हैं, वो याद रखो। कैसे भैया, समझ नहीं आया? एग्जांपल दो। एग्जांपल देता हूं, जैसे एक ये क्वेश्चन है आपका, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, आप पढ़ोगे तो यहां पर देखो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, जैसे कि ये देखो, ये कीवर्ड है स्वतंत्रता संग्राम, ये क्या है? ये कीवर्ड है। तो ऐसे जो कीवर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं ना, इन कीवर्ड्स को अगर आप याद करते हो और एग्जाम के दौरान लिख कर आते हो ना, तो उससे क्या होता है, एग्जामिनर जब आपकी कॉपीज को चेक करते हो, उनको लगता है कि तुमने पढ़ाई करी है, और वहां पर एक टॉपर और एक एवरेज के अंदर फर्क आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना लिटरेचर की स्ट्रैटेजी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगली चीज बात करते हैं ग्रामर की। अब देखो ग्रामर जो है बहुत, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ग्रामर बहुत टफ आ जाएगी, तुम्हें डरा रहा हूं, नहीं, बट देखो हिंदी ग्रामर ऐसी चीज है ना जो कि हर किसी के हाथ का खेल नहीं होता। इंग्लिश ग्रामर तो कोई भी सॉल्व कर सकता है, बट हिंदी ग्रामर को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए मैं अभी से सजेस्ट कर रहा हूं कि प्रैक्टिस कर लेना यार, है ना। तुम बिना प्रैक्टिस करे ग्रामर जा रहे हो, जैसे कि तुमने इंग्लिश में करा था, काम नहीं चलेगा। हिंदी के अंदर थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली चीज, यूट्यूब ग्रामर की वन शॉट देख लो, ताकि उससे तुम्हें क्वेश्चन समझ आ जाए कैसे आने वाले हैं। उतना भी कर लोगे तो भी इनफ है, बट जितनी ज्यादा प्रैक्टिस यहां पर करोगे भला हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ग्रामर वो नहीं है कि 5-6 नंबर की आ रही हो, यहां पर ग्रामर ज्यादा नंबर की आएगी, सबको मालूम है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा फ्लो हो गया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, कैसे हमें चीजों को अटेम्प्ट करना है। तो वो आप याद रखना, सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं अपठित गद्यांश को पहले कर लो, बट मेरा ऐसा सजेशन है कि अगर आपको अपना समय लगाना है तो सबसे पहले मोस्ट स्कोरिंग वाले पे लगाओ। यानी तुम जाओ, सबसे पहले तुम अपना राइटिंग सेक्शन लिख दो, क्योंकि राइटिंग सेक्शन जो होता है ना, अगर तुम शुरुआत में अटेम्प्ट करते हो तो तुम अच्छी तरीके से लिखते हो, सुंदर बनाओगे। तो राइटिंग सेक्शन वाला जो सारा तुमने अटेम्प्ट कर दिया, इजी भी होता है, तुम्हें याद भी होता है, फॉर्मेट दिमाग में याद है। सेकंड क्या करो, लिटरेचर पे आ जाओ, क्योंकि लिटरेचर के सारे आंसर को तुम रट के आए हुए हो। अगर एग्जाम के दौरान तुम एग्जाम के अंदर वो सारे के सारे आंसर भूल गए तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। तो तुम्हें क्या करना है, तुम जितना भी रट के आए हो, राइटिंग के बाद लिटरेचर उठा ली, फिर उसके बाद अपठित गद्यांश, और लास्ट में ग्रामर। क्योंकि ग्रामर जो है ना, वो तो तुम लास्ट में अटेम्प्ट करो, उसमें ज्यादा कोई सोचने वोचने वाली चीज नहीं है, वो तो तुम कर लोगे, है ना। टाइम बचता है लास्ट में, उससे आराम से कर सकते हो। बट ये जो फ्लो है ना, अगर तुम इसमें अटेम्प्ट करके आते हो, काम चल जाएगा। अब कुछ 1 to 1 टिप देखो, याद रखना। पहली चीज, मात्राएं चेक कर लेना प्लीज, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, मात्राओं में गलती मत करना। मैं ये नहीं चाहता मेरे स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों, तुमने बहुत मेहनत करी थी साइंस में, तुमने बहुत मेहनत करी, एसएसटी में तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, इस हिंदी की वजह से तुम्हारी परसेंटेज खराब नहीं होनी चाहिए, है ना। प्रशांत मैंने बहुत एफर्ट लगाए तुम्हारे साथ, अब वो मेहनत खराब मत करना, हिंदी में भी प्लीज मेहनत करो और अच्छे मार्क्स लेकर आओ। अगली चीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना, जैसे इंग्लिश की स्ट्रैटेजी है। अगला, राइटिंग सेक्शन का फॉर्मेट जरूर याद रखना। एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चे एमसीक्यू गलत करके आ रहे हैं, यहां पर प्रैक्टिस कर लो, और सीक्वेंस में अटेम्प्ट करो। यानी जो भी सेक्शन तुम उठा रहे हो, मान लो तुम सेक्शन सी पहले उठा रहे हो, तो उसमें सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना। ऐसा नहीं इधर उधर का कि पहले क्वेश्चन नंबर 2, 3, 7, 8, नहीं, ऐसे नहीं। एक सीक्वेंस में पूरा का पूरा आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। तो ये क्या थी, ये थी आपकी पूरी की पूरी हिंदी की स्ट्रैटेजी। और लास्ट में यहां पर भी एक लाइन लिखी है कि दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ। इस बात को याद रखना, और मैं सच बोल रहा हूं, एग्जाम होगा तुम्हारी लाइफ का सबसे बेहतरीन एग्जाम। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरने मत दो यार। मुझे पता है कुछ एग्जाम तुम्हारे खराब गए हैं, वो कॉन्फिडेंस मत गिरने दो, तुम कर लोगे, तुम्हारे अंदर जुनून है, तुम फाइट मार जाओगे। हिंदी में अच्छे मार्क्स लेकर आओ, जाओ, है ना। और एक कमेंट में लिख देना, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। शुक्रिया एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।